हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ना शुरू किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था और रजिया सुल्तान के बाद जो उत्तराधिकारी आए थे, चाहे बहराम शाह हो या अलाउद्दीन मसूद शाह हो, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसी के आगे शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद, यानी कि सबसे पहले रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह 2 वर्षों के लिए, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद शासक बनता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नसीरुद्दीन महमूद और बलबन का युग। दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण कालखंड रहता है और इसकी शुरुआत होती है 1246 से लेकर 1287 के बीच ये काल रहता है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में नसीरुद्दीन महमूद और बलबन का काल एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह वह समय था जब दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक नया शासन मॉडल विकसित हुआ। तो ये जो नसीरुद्दीन महमूद था, ये भी अयोग्य शासक था। इसके पूरे शासनकाल में बलबन का प्रभुत्व कायम रहता है, यानी कि सारा कारभार बलबन ही देखता था। बस नाम मात्र का शासक था नसीरुद्दीन महमूद। दरवेश राजा। दरवेश का मतलब एक प्रकार से होता है, वैसे दरवेश का मतलब होता है भिखारी, भिखमंगा होता है, लेकिन यहाँ पे अब देखते हैं शासनकाल इसका कब से कब तक था। तो 1246 से लेकर और 1266 तक लगभग इसका शासनकाल रहता है नसीरुद्दीन महमूद का, या कहीं कहीं 1265 लिखा होता है। यहाँ पे आप देखिए 1246 से 1265 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है। इल्तुतमिश का पुत्र था। या नसीरुद्दीन महमूद कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था। बलबन के सहयोग से मसूद शाह को, अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाकर सुल्तान बना था। ठीक है, तो मैंने बताया था बहराम शाह के बाद मसूद शाह बना था और मसूद शाह को हटा करके नसीरुद्दीन महमूद बना। धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। खाली समय में कुरान पढ़ा करता था। कुरान जो होता है धार्मिक ग्रंथ इस्लाम का, वो पढ़ा करता था। इसामी के अनुसार कुरान की प्रतिलिपियों को बेचकर अपना खर्चा चलाता था, इसलिए इसको दरवेश कहा गया है। दरवेश राजा आप समझ गए क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कुरान की जो प्रतियाँ होती हैं, प्रतिलिपि यानी फ़ोटोकॉपी होती है, उसको बेचकर अपना खर्च चलाता था। बहुत सादा जीवन जीता था, तो इसीलिए इसको दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये राज्य के धन को विलासिता पर खर्च नहीं करता था। जो राज्य का धन होता था उसको खर्च नहीं करता था, बल्कि मेहनत करके कमाता था फिर खाता था। इसकी एक और बात आपको याद रखनी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कि बलबन की पुत्री थी हुजैदा। बलबन की पुत्री थी हुजैदा। हुजैदा से इसने विवाह किया था। यहाँ पे आप देखिए, एक ही पत्नी थी इसकी, एकमात्र पत्नी थी बलबन की पुत्री हुजैदा। एक इतिहासकार है मिन्हाजुद्दीन सिराज, उसने इसे दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान बताया है। नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। ये किसने कहा है? मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखने लायक है। बलबन का उदय हो रहा है धीरे धीरे, चूँकि नसीरुद्दीन महमूद मैंने बताया अयोग्य शासक था, तो उसके शासनकाल में बलबन का ही प्रभुत्व रहता है। अब धीरे धीरे बलबन को एक से एक बढ़कर पद मिलते जाएंगे और उन पदों का उपयोग करते हुए धीरे धीरे सुल्तान बनने की ओर अग्रसर होगा। जैसे 1249 ईस्वी की बात है, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान कर दी। उलूग खां और नायब ए मुमालिकात भी नियुक्त किया। नायब ए मुमालिकात मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। जो नायब ए मुमालिकात होता था, ये सुल्तान का बहुत करीबी सहयोगी होता था और नायब ए मुमालिकात का पद बहराम शाह ने बनाया था।
तो नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया, सबसे पहले तो बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की और फिर नायब ए मुमालिकात भी नियुक्त कर दिया। ये 1249 की घटना है। 1253 में क्या किया, इमादुद्दीन रेहान, ये भारतीय मुसलमानों का एक नेता था, इमादुद्दीन रेहान बलबन के स्थान पर नायब बना और यह भारतीय मुस्लिमों का शासन प्राप्त करने का प्रथम प्रयास था। यानी कि ये जो इमादुद्दीन रेहान था, इसने बलबन के खिलाफ नासिरुद्दीन महमूद को भड़का दिया और इससे क्या हुआ कि नासिरुद्दीन महमूद भड़क गया और उसने बलबन को नायब ए मुमालिकात के पद से हटा दिया और किसे बना दिया नायब, इमादुद्दीन रेहान को बना दिया। लेकिन 1254 में बलबन को फिर से नायब बनाया गया और 20 वर्षों तक वजीर के रूप में शक्तियों का उपयोग करता रहा बलबन, वजीर यानी प्रधानमंत्री के रूप में। 1265 में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बना और गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है। बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन। मंगोलों ने उसे ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया था। वह भी इल्बरी तुर्क था और द्वितीय इल्बरी वंश का संस्थापक माना जाता है या बलबनी वंश का संस्थापक माना जाता है। तो मैंने बताया था जो इल्तुतमिश था वो भी इल्बरी तुर्क था और ये जो बलबन है ये भी इल्बरी तुर्क है, या इसी को बलबनी वंश का संस्थापक भी मानते हैं। तो बलबनी वंश कहीं अलग नहीं था, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। चाहे बलबनी वंश हो, चाहे इल्बरी वंश हो, चाहे शमसी वंश हो, ये सब गुलाम वंश के ही खंड हैं, पार्ट हैं। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे मिनहाजुद्दीन सिराज और उसका एक ग्रंथ है तबकात नासरी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मिनहाजुद्दीन सिराज और इसका एक ग्रंथ क्या है, तबकात नासरी। तो नासिरुद्दीन महमूद का दरबार का एक काजी था, काजी का मतलब न्यायाधीश, न्याय करने वाला। मिनहाजुद्दीन सिराज कौन था, एक काजी था नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में। तबकात नासरी, इसने एक ग्रंथ लिखा है जो नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है और यह ग्रंथ दिल्ली सल्तनत के इतिहास का महत्वपूर्ण वृत्तांत है। मिनहाजुद्दीन सिराज ने नासिरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया और इसने कहा कि नासिरुद्दीन बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीता था, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। तबकात नासरी उस युग की राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। बाकी यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हैं कि जो इमादुद्दीन रेहान था जिसने बलबन के खिलाफ नासिरुद्दीन महमूद को भड़काया था, तो ये इमादुद्दीन रेहान के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों का शासन प्राप्त करने का प्रथम प्रयास था और यह असफल रहा। यह प्रयास तुर्की अभिजात वर्ग और भारतीय मुस्लिमों के बीच सत्ता संघर्ष को दर्शाता है। तो 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और वास्तविक सुल्तान बन गया बलबन। तो अब बलबन जो है सुल्तान बन गया और ये लौह और रक्त की नीति अपनाता है और राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। तो लौह और रक्त की नीति क्या है कि बलबन की शासन नीति कठोर थी और दृढ़ता पर आधारित थी। इसने शक्ति प्रदर्शन किया, प्रतिष्ठा की रक्षा की और न्याय का कठोर पालन किया। कहने का मतलब इसके पहले 3-4 शासक लगभग बहुत अयोग्य साबित हुए, चाहे बहराम शाह की बात हो, अलाउद्दीन मसूद शाह की बात हो या फिर नासिरुद्दीन महमूद की बात हो। अगर उससे भी पहले जाएं तो रजिया के पहले जैसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, आराम शाह, बहुत सारे शासक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अयोग्य थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो सुल्तान की पद प्रतिष्ठा थी उसमें कमी आ गई, लोग सुल्तानों से डरना बंद कर दिए थे। अब बलबन ने क्या किया, फिर से वही नीति अपनाई, कठोर नीति अपनाई। निम्न लोगों से, छोटे लोगों से, गरीब लोगों से मिलना जुलना इसने बंद कर दिया और कठोर न्याय व्यवस्था अपनाई। छोटी छोटी गलतियों के लिए सज़ा देता था, किसी को माफ़ नहीं करता था, चाहे वो इसके सगे संबंधी हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हों,
सभी को कठोर दंड देता था, शक्ति प्रदर्शन करता था, यानी कि एक प्रकार से सुल्तान की प्रतिष्ठा को इसने फिर से स्थापित किया। राजत्व का सिद्धांत का मतलब यही है कि इसने जो है कहा कि ये जो राजा है ये ईश्वर का अंश है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया है लोगों पर शासन करने के लिए। तो इसने कई सारी उपाधियाँ भी ली, जैसे जिले इलाही की उपाधि इसने ली। बलबन पहला भारतीय मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा। बलबन कहता है कि मैं ईश्वर की छाया हूँ, यानी जिले इलाही हूँ। यह उपाधि सिक्कों पर अंकित है, बलबन के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अंकित है, और शासकीय अधिकार का दैवीय आधार। कहने मतलब बलबन स्वयं को दैवीय रूप मानता था, कहता था कि ईश्वर ने मुझे भेजा है लोगों पर शासन करने के लिए। फिर नियाबत खुदाई का सिद्धांत भी दिया, यानी सुल्तान जो बलबन था ये ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। नियाबत खुदाई यानी स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। और राजा में देवत्व का अंश, ये देखिए, ये कहता था राजा जो है, जो सुल्तान जो है, उसमें देवत्व का यानी देवताओं का अंश है, किसी मनुष्य की समानता नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये गरीब लोगों से, छोटे लोगों से, निम्न लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, क्योंकि ये अपने आप को अफरासियाब वंश का बताता था। एक शाही वंश हुआ करता था, अफरासियाब वंश। पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान आता था। ये बलबन का कहना था कि पैगंबर के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो सीधे सुल्तान का आता है, फिर जनता का आता है। तो ये इसका राजत्व का सिद्धांत था। मतलब इसने नियाबत खुदाई, जिले इलाही, इन सब की उपाधि धारण की, अपने को ईश्वर की छाया बताया, ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई, यानी अपने अपने विरोधियों के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की। उनके जो पुरुष होते थे उनको बहुत कठोर दंड देता था, मार देता था। उनकी जो महिलाएं और जो बच्चे होते थे उनको बंदी बना लिया जाता था। तो इसी को लौह और रक्त की नीति कहा गया, यानी कि बहुत कठोर नीति अपनाई गई विद्रोहियों के साथ। बर्नी ने तारीख़ फिरोजशाही में बलबन के राजत्व सिद्धांत की विस्तृत विवेचना की है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि राजा में देवत्व का अंश है और उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये बलबन का एक पुत्र था बुगरा खां। तो बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा कि जो सुल्तान है वो राजा का अंश है, सॉरी, वो ईश्वर का अंश है और कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता। यह सिद्धांत सल्तनत काल में शाही सत्ता के दैवीय औचित्य का प्रतिनिधित्व करता है। बलबन द्वारा चालीसा का दमन। तो चालीसा क्या है आपको पता ही होगा, मैंने बताया था। इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का एक दल तैयार किया था जिसको चालीसा कहा जाता था। इसमें 40 अमीर होते थे, इसी को तुर्कान चहलगानी कहा गया। तो ये क्या करते थे, ये सुल्तान की शक्तियों पर नियंत्रण रखते थे और बलबन भी पहले इसी दल का हिस्सा था। तो बलबन जो था उसने इसको समाप्त कर दिया, यानी शुरुआत इसकी की थी इल्तुतमिश ने और समाप्त किया बलबन ने। अब क्यों समाप्त किया देखते हैं। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बलबन ने चालीसा यानी कि इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की अमीरों का समूह का बड़े क्रूर तरीके से दमन किया। यह दमन बलबन की कठोर शासन नीति का प्रतीक था। तो ये जो 40 लोगों का समूह था जिसको चालीसा बोलते हैं, ये सुल्तान की शक्ति पर नियंत्रण रखता था। तो बलबन को पता था कि अगर ये रहेंगे तो ये हमको हमारे मन के तरीके से काम नहीं करने देंगे, यानी हम पर नियंत्रण रखेंगे। तो इसने क्या किया, बलबन ने 40 अमीरों के इस दल को यानी चालीसा को समाप्त कर दिया। अब समाप्त कैसे किया, तो हुआ क्या कि अगर इन 40 लोगों में से कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम करता था या कोई गलती करता था तो बलबन इनको बहुत कठोर दंड देता था, यानी छोटे से छोटे गलती के लिए बहुत कठोर दंड देता था। इससे धीरे धीरे चालीसा दल समाप्त हो गया, लोग डरने लगे बलबन से। तो कहने का मतलब ये है
अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बलबन ने इस दल को समाप्त कर दिया। बदायूं का गवर्नर बकबक जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया गया। ये बदायूं का एक गवर्नर था बकबक, ठीक है। इसको बलबन ने एक बार किसी गलती के लिए इसको कोड़ों से पिटवाया था जनता के सामने। तो इसका मतलब ये है कि बलबन किसी को नहीं बख्शता था, चाहे वो उसका अधिकारी हो, उसका रिश्तेदार हो, उसका सगा हो, बलबन सबको समान रूप से दंड देता था। तो ये बदायूं का एक गवर्नर था बकबक, इसको भी बलबन ने बहुत कठोर दंड दिया था। अवध का शासक हैवात खां था, इसको भी 500 कोड़े मारा था, बलबन ने मरवाया था। अमीरों को संदेश देने के लिए कठोर दंड दिया, मतलब इससे एक संदेश गया कि कोई भी न्याय की परिधि से बाहर नहीं है। अवध का शासक अमीन खां, ये बंगाल के तुगरिल से पराजित होने पर अयोध्या के फाटक पर इसको लटका दिया गया। यह दंड विफलता के प्रति बलबन की अस्वीकृति का प्रतीक था। तो अब देखिए, ये सारे अधिकारी थे, चाहे अवध का शासक अमीन खां हो, अवध का शासक हैवात खां हो, या फिर बदायूं का गवर्नर बकबक, इन सभी को बलबन ने कठोर दंड दिया इनकी गलतियों पर। बर्नी ने बलबन को क्या कहा है? जनता का पिता, नायक एवं खुफिया कातिल कहा है, क्योंकि वह अपने अमीरों की गुप्त रूप से हत्याएं करवाता था। बलबन जो था वो क्या करता था? अपने अमीरों की, जो उसके सरदार होते थे, जो उसके खिलाफ विद्रोह करने के बारे में सोचते थे या जो षड्यंत्र करने के बारे में सोचते थे, बलबन उनकी हत्या चुपके से करवा देता था। तो बर्नी ने क्या कहा है? नायक एवं खुफिया कातिल कहा है। यह उसकी राजनीतिक कुशलता और निर्दयता दोनों को दर्शाता है। बलबन का दरबार ईरानी आदर्शों का अनुकरण। अब जो बलबन है ये ईरानी परंपराओं को अपनाता है, जैसे ईरानी या फारसी प्रभाव इस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज माना और शासन को ईरानी आदर्शों के आधार पर व्यवस्थित किया। तो याद रखिए, बलबन अपने आप को किस वंश से संबंधित मानता था? ये कई बार पूछा गया है। अफरासियाब वंश से संबंधित मानता था। ये एक शाही वंश हुआ करता था, राजाओं का वंश, जो कि इस फिरदौसी का एक ग्रंथ है। फिरदौसी कौन था? ये एक लेखक था, महमूद गजनबी के समय आया था फिरदौसी। उसने एक ग्रंथ लिखा शहनामा। उसी शहनामा में एक वंश का वर्णन मिलता है, अफरासियाब वंश। तो बलबन अपने आप को इसी वंश का बताता है। बलबन के पौत्र थे जैसे कैकुबात, कैखुसरो, कैउमर्स, ये सब ईरानी नाम हैं, यानी कि ईरानी प्रभाव था बलबन के शासन प्रशासन पर। अपने पोतों का नाम भी इसने ईरानी ढंग से रखा, कैकुबात, कैखुसरो, कैउमर्स, ये सब ईरानी नाम हैं। नवरोज़ त्यौहार भी मनाया, जो कि ईरानियों का यानी फारसियों का त्यौहार है, तो नवरोज़ को भी मनाया। ईरानी दरबारी संस्कृति को अपनाया। गैर इस्लामी दरबारी प्रथाएं, सिजदा पैबोस, सिजदा यानी घुटने के बल लेटकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना, इसको सिजदा बोलते हैं। और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैर चूमना। तो सिजदा पैबोस की प्रथा बलबन ने शुरू की, ये भी आपको याद रखना है। दरबार में नृत्य, शराब और संगीत बंद करवा दिया गया। बलबन ने क्या किया? दरबार में नृत्य, संगीत, शराब ये सब बंद करवा दिया। दरबारियों का विशेष वस्त्र पहनने का आदेश, यानी जैसे स्कूल में होता है कि आप एक ड्रेस पहन कर जाते हैं, एक ड्रेस कोड होता है, ऐसे ही बलबन ने अधिकारियों को आदेश दिया कि आप एक ड्रेस पहन के आइए, कोई भी कपड़ा पहन के मत चले आइए। दरबार में हंसी मजाक पर भी पाबंदी लगा दी गई। बहुत सीरियस रहता था बलबन। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इन गैर इस्लामी प्रथाओं को दरबार में लागू किया और उसकी राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है कि वह धार्मिक सिद्धांतों से अधिक शासकीय प्रतिष्ठा को महत्व देता था। ये प्रथाएं सुल्तान को सामान्य मनुष्य से ऊपर और उसकी दैवीय स्थिति को स्थापित करने के लिए थीं। ठीक है, तो इतनी कठोर व्यवस्था बलबन ने इसलिए अपनाई ताकि वो अपने आप को लोगों से अलग दिखा सके,
अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सके, अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सके, अपनी सत्ता को मजबूत कर सके, लोगों में डर पैदा कर सके। अब कुछ डीप वाली चीज़ें भी पढ़ लेते हैं जो बहुत ही डीप की चीज़ें होती हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं अंदर की बात होती है, सामान्यतः बुकों में नहीं मिलता है। तो ऐतिहासिक अभिलेख और बलबन की छवि, जैसे एक अभिलेख है पालम बावली अभिलेख, इसके रचनाकार हैं योगेश्वर पंडित। इसकी रचना किसने की है? योगेश्वर पंडित। इस अभिलेख में बलबन को विष्णु का अवतार बताया गया है और इसमें लिखा है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। यह हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का उदाहरण है। ठीक है, तो ये पालम बावली लेख है, योगेश्वर पंडित ने लिखा है। इसमें क्या लिखा है, इस लाइन को फिर से पढ़िए। राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत है। मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, इतना अच्छा शासन चल रहा है। सुशासन का मतलब बहुत अच्छा शासन चल रहा है और भगवान विष्णु को कोई टेंशन ही नहीं है संसार को लेकर, वो एकदम चिंता मुक्त हैं और क्षीर सागर में शांतिपूर्वक सो रहे हैं। कहने का मतलब बलबन के समय में शासन व्यवस्था बहुत टाइट थी, ये कहने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। फिर दूसरा अभिलेख है गढ़मुक्तेश्वर लेख। इसमें बलबन को खलीफा का सहायक कहा गया है। यह उसकी इस्लामी वैधता को स्थापित करता है और दिखाता है बलबन अपनी सत्ता को धार्मिक आधार देने के लिए प्रयासरत था। बर्नी का विवरण। बर्नी ने लिखा है कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध में उत्तेजित हो जाती है। यह बलबन की वंशावली के प्रति दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, ये बर्नी लिखता है कि ये बलबन का कथन है। ठीक है, ये कथन बर्नी का नहीं है, ये बर्नी लिखता है कि बलबन ने कहा था ऐसा। ठीक है, बलबन कहता था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है और मेरा हाथ मेरे तलवार पर चला जाता है। यह बलबन ने कहा था और बर्नी ने इसका वर्णन किया है, ये याद रखिए। हाँ, बर्नी लिखा है, ये नहीं होगा, बर्नी ने बलबन के बारे में लिखा है। ठीक है, विशेष नोट, बलबन साधारण व्यक्तियों से नहीं मिलता था। मैंने पहले ही बताया, उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति में उच्च वंशावली को अधिक महत्व देता था। मध्यकालीन भारत में वर्ग आधारित समाज व्यवस्था का प्रमाण है। वजीर का महत्व घटा। बलबन के समय वजीर का महत्व घट गया और नायब का पद समाप्त हो गया। उसका वजीर ख्वाजा हसन बसरी था। तो बलबन का वजीर कौन था? ख्वाजा हसन बसरी। तो वजीर का बहुत महत्व नहीं था क्योंकि सारी शक्तियां बलबन के हाथों में थी, किंतु वह अत्यधिक प्रभावी नहीं बन सका क्योंकि बलबन स्वयं सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। वही चीज़ मैंने पहले ही बता दिया कि सारी शक्तियां, सारे निर्णय बलबन स्वयं लेता था अपने हाथ में। तो इस कारण जो है वजीर का महत्व घट गया। प्रधानमंत्री जो था वो किसी काम का नहीं था। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति है, सारा काम तो प्रधानमंत्री करता है, सारी पावर प्रधानमंत्री के पास है, तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। ऐसे ही वजीर रह गया था। उलेम दिल्ली का कोतवाल। फ़खरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल था जिससे बलबन सलाह लेता था। यह पद शहर की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो ये जो कोतवाल होता था ये शहर की सुरक्षा देखता था और फ़खरुद्दीन कोतवाल था और बलबन इससे सलाह लेता था। उलेमा का वर्गीकरण। बलबन ने उलेमा को उलमा ए आखिरत यानी परलोक में रुचि रखने वाले तथा उलमा ए दुनिया सांसारिक मामलों में रुचि रखने वाले में वर्गीकृत किया और उलमा ए आखिरत की प्रशंसा की। ठीक है, तो बलबन ने क्या कहा कि भाई जो उलेमा होते हैं, जो शरीयत की व्याख्या करते हैं, कुरान की व्याख्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पंडित पुजारी होते हैं, ऐसे ही इस्लाम में उलेमा वर्ग होता है। तो जो उलेमा है वो दो प्रकार के होते हैं, बलबन ने कहा है। एक होते हैं उलमा ए आखिरत जो परलोक में रुचि रखते हैं, और एक होते हैं उलमा ए दुनिया यानी जो इस दुनिया में रुचि रखते हैं, सांसारिक मामलों में रुचि रखते हैं।
प्रथम वसैया। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना वसैया मतलब वसीयत घोषित किया और इस वसीयत को बर्नी ने संकलित किया। तो अपना पहला वसीयत किस सुल्तान ने घोषित किया था? बलबन ने। इसके अलावा भी बहुत सारे सुधार हुए जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे सैन्य सुधार किए, सैनिक सेवाओं को जो जागीर दी जाती थी उसकी जांच होनी मतलब शुरू कराई, अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर सेवा मुक्त किया, इक्ताओं के पुनर्ग्रहण का आदेश, उच्च पदों पर नियुक्ति। तो वंशावली को महत्व दिया गया, योग्यता की अपेक्षा वंश को प्राथमिकता दी गई, तुर्की अभिजात वर्ग का वर्चस्व कायम हुआ। ये सब हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो बलबन का ऐतिहासिक योगदान और विरासत। 1265 से 1287 तक बलबन ने शासन किया और दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ प्रशासनिक और राजनीतिक आधार प्रदान किया। 20 वर्षों तक एक प्रकार से बलबन ने शासन किया, या 20 से ज़्यादा वर्षों तक शासन किया। बलबन सुल्तान बनने से पहले 20 वर्ष तक नायब ए मुमालिकात के रूप में कार्य किया। ठीक है, 20 वर्ष तक यह क्या था? नायब के रूप में काम किया 20 वर्ष तक, और 22 वर्ष तक ये शासन किया, यानी 1265 से 1287 तक इसने शासन किया सुल्तान के रूप में। चालीसा का दमन किया। मुख्य उपलब्धियां इसकी क्या हैं? तो मुख्य उपलब्धियां हैं राजनीतिक स्थिरता स्थापित की, यानी 40 अमीरों के दल को समाप्त करके अमीरों की शक्ति को कम कर दिया, जिससे विद्रोह होने की संभावना कम हो गई। प्रशासनिक सुधार किया, ईरानी शासन व्यवस्था को अपनाया, दरबारी प्रथाओं में सुधार, राजत्व सिद्धांत की स्थापना। सांस्कृतिक प्रभाव में जैसे फारसी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, दरबारी शिष्टाचार की स्थापना। दरबारी शिष्टाचार वही मैंने जो आपको बताया, सिजदा और पैबोस, यानी पैरों को चूमना और झुककर प्रणाम करना, ये दरबारी शिष्टाचार की स्थापना। शाही प्रतिष्ठा का विकास किया। तो कुल मिलाकर नसीरुद्दीन महमूद और बलबन का जो काल था वो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक संक्रमण काल था। नसीरुद्दीन की धार्मिक सादगी और बलबन की राजनीतिक कुशलता ने मिलकर सल्तनत को एक नई दिशा दी। बलबन की लौह और रक्त नीति ने सल्तनत को मजबूती प्रदान की और उसके राजत्व सिद्धांत ने भविष्य के वर्गों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। ये थे नसीरुद्दीन महमूद और बलबन। हालांकि बलबन के बारे में अभी बहुत कुछ हम लोग को आगे पढ़ना है अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।